नमस्कार। फिर एक बार आप लोगों से बातचीत करने के लिए आया हूं मैं। अक्षय कुलकर्णी नाम है मेरा और मेरे चैनल को ट्यून करने के लिए बहुत दिल से धन्यवाद। बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत कर देते हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता चल चुका होगा, महाराष्ट्र में रिजर्वेशन के लिए आंदोलन हो रहा था। हमारे मराठा भाई बहन जो है उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इसलिए मनोज जरांगे पाटिल इन्होंने एक उपोषण किया था और वो उपोषण अभी ख़त्म हो चुका है। तो ये न्यूज़ आपको पता चल चुकी होगी। इस न्यूज़ के बारे में मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। बात मुझे इसके जेनेसिस की करनी है कि ये स्टार्ट कैसे हुआ है और इसके बारे में हम लोगों को रिएक्ट कैसे करना चाहिए। बहुत बेसिक चीज़ है। आजकल आपने नोटिस किया होगा, मैं रेडियो की बात कर रहा हूँ। जब मैं रेडियो की बात करता हूँ तो आपको लगता होगा ना कि क्या यार ये पागल है, ये आउटडेटेड मीडिया में रेडियो के बारे में क्या बात करते रहता है, क्या मिलेगा रेडियो के बारे में बात करके, कहते होंगे आप डेफिनेटली। उसी तरह से आज देश में मोदी जी की हवा चल रही है, मोदी जी की लहर चल रही है, बीजेपी की लहर चल रही है और हम जैसे पागल लोग आके बीजेपी को ही क्रिटिसाइज करते हैं, मोदी जी को ही क्रिटिसाइज करते हैं। अब आपको क्या लगता है, जरा सोचिए आपको क्या लगता है, ये मेरे समझ में नहीं आता होगा क्या? समाज के साथ जाना चाहिए, प्रवाह के साथ जाना चाहिए, ये मेरे दिमाग में नहीं आता होगा क्या? क्यों मैं रेडियो की बात करता हूँ, क्यों मैं कोशिश करता हूँ कि रेडियो जिंदा रहना चाहिए? क्योंकि वो नीड है भाई, रहना चाहिए। वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, मानवता के लिए रहना चाहिए। रेडियो अगर जिंदा रहेगा तभी आपका मेंटल हेल्थ जो है वो बैलेंस्ड रह पाएगा। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और उसके लिए बीइंग रेडियो प्रोफेशनल मैं काम नहीं करूँगा तो कौन काम करेगा? एग्जैक्टली लाइक दैट। समाज क्या कहता है, समाज में मत प्रवाह क्या बना है, जनमत क्या बना है, ये मेरे को मैटर नहीं करता। मेरे को मैटर करता है फैक्ट, मेरे को मैटर करता है ट्रुथ। मैंने हाल ही में फेसबुक पर या किधर सुना, मैंने कोई एक वरिष्ठ पत्रकार थे, वो कह रहे थे जो न्यूज़ लोगों को अच्छी लगती है, जो न्यूज़ लोगों को लगता है कि ये छपना चाहिए, ये आना चाहिए, वो न्यूज़ नहीं होती, वो पीआर होता है। और जिस न्यूज़ के बारे में लोगों को लगता है कि ये पब्लिश नहीं होना चाहिए, ये प्रिंट नहीं होना चाहिए, ये ब्रॉडकास्ट नहीं होना चाहिए, वो असली जर्नलिज्म होता है। ज़रा आप सोचिए मैं क्या कर रहा हूँ, आप ज़रा सोचिए। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आपको क्या पड़ी होगी मेरे को? ऐसा भी नहीं है ना कि मैं पहले से मोदी जी का घोर विरोधी हूँ। अगर मैं घोर विरोधी नहीं हूँ तो घोर विरोधी क्यों बना मैं? इसके बारे में आप लोगों को सोचना पड़ेगा। आप मेरे पुराने पॉडकास्ट निकाल के देखिए जरा, बार बार क्या कहता हूं मैं, सोचिए सोचिए सोचिए। मैं आपको मजबूर कर रहा हूं सोचने के लिए और आप सोच ही नहीं रहे हो। अगर कोई बंदा, कोई सो कॉल्ड विचारवंत, कोई इंटेलेक्चुअल आके ज्ञान बांट रहा है और आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है तो दैट इज नॉट अ हेल्दी साइन। मैं आपको क्यों स्पून फीडिंग करूं, क्यों मैं आपको इन्फ्लुएंस करूं? मेरा काम है विश्लेषण करना, मेरा काम है आपको बताना डिसीजन किसको लेना है, आपको लेना है। अब इतना 3-4 मिनट का बिल्डअप मैंने किस लिए दे दिया? शुरुआत में मैंने कहा कि मराठा आरक्षण की बात करने वाला हूं, थंबनेल में भी वही लिखा है, लेकिन इतना बिल्डअप मैंने किस लिए दिया? देखिए, मेरे को समझ में नहीं आता हंसू या रो। अब ये भी डायलॉग मेरे पॉडकास्ट में अभी रूटीन हो चुका है, ये डायलॉग हंसू या रो में। मराठी में एक गाना है, बहुत अच्छा गाना है, वो पुराना गाना है। अर अर मानसा येडा की खुळार, देवा पुढ माणूस पाला पाचोळार। अर अर मानसा येडा की खुळार, इसका मतलब होता है ये इंसान, तू पागल है या मैड है? ये सवाल मेरे को आ रहा है, तू पागल है या मैड है? तू पागल सच में है या पागल होने का नाटक कर रहा है? क्या मजबूरी क्या है तेरी? समझ में नहीं आता। अभी ये जो सो कॉल्ड यूट्यूब के ऊपर जो उग के आए हैं विचारवंत, फिलोसोफर्स, इंटेलेक्चुअल, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, क्या क्या नाम दे देते हैं उनको, सीनियर जर्नलिस्ट, डिजिटल के जर्नलिस्ट, इनको समझ में नहीं आ रहा कि यह आंदोलन क्या था। इस आंदोलन में भी इनको मोदी जी की जीत नजर आती है, इस आंदोलन में भी इन लोगों को फडणवीस जी की जीत नजर आती है। इस आंदोलन में वो मनोज पाटिल जो है उनके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो लोग। अरे आपको पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती क्या? खुद को इतना बड़ा कहलाते हो, आपको पॉलिटिक्स, सिंपल पॉलिटिक्स नहीं समझ में आती? हमारे भारत देश में जो आरक्षण की नीति है, जिनको आरक्षण का लाभ ऑलरेडी मिल रहा है, उसके ऊपर मैं कोई कमेंट्री नहीं कर रहा, लेकिन उस नीति की वजह से जो सवर्ण लोग हैं,
अब वैसे मैं जाति भेद नहीं मानता, लेकिन अभी सरकार ने इसे बनाया है तो मैं ठुकरा कैसे सकता हूँ? डॉक्यूमेंट कोई भी फॉर्म भरने जाता हूँ तो मेरी जात वहाँ पर पूछी जाती है। सरकार को क्या पड़ी है मेरे जात से, आई डोंट नो, लेकिन पूछते हैं वो लोग। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सवर्ण लोग जो है उनको बहुत नुकसान भुगतना पड़ता है, बहुत ज़्यादा नुकसान भुगतना पड़ता है। एक तरफ 80% का स्टूडेंट होता है तो दूसरी तरफ 50% का स्टूडेंट होता है। 50% को क्यों मिल रहा है, ये मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल है कि उसके वजह से 80% वाले का नुकसान हो रहा है। जरा आप सोचिए कितना बड़े लेवल पर, मैसिव लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। रिजर्वेशन का एग्जैक्टली मतलब क्या होना चाहिए? एक तरफ एक बंदे को अगर वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है तो एज में डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन वही अगर आप सवर्ण हो तो आपको वो डिस्काउंट नहीं मिलता है। अगर आप सवर्ण हो तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। हो सकता है आप अगर 1 लाख रुपया पे कर रहे हो तो उसके जगह कोई बंदा है जो 20,000 पे कर रहा है या 10,000 पे कर रहा है, या उसको भी उसमें ये मिल रही है, क्या बोलते हैं, स्कॉलरशिप मिल रही है। सवाल यह है कि सिर्फ जात देखकर ये सब होता है क्या समाज में? बिल्कुल नहीं होता। ये होता है फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर। अगर मान लीजिए कोई बंदा ब्राह्मण कास्ट से आता है, बहुत गरीब है लेकिन सुपर्ब टैलेंटेड है, उसके पास पैसा नहीं इसलिए वो पढ़ाई नहीं कर पाता, तो उसको आगे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? वो अगर आगे जाएगा तो देश का भला होगा या और किसका भला होगा, ये समझना पड़ेगा ना आपको। अभी जो रिजर्वेशन ऑलरेडी है उसे हम निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। तो इसलिए मनोज जरांगे पाटिल ये कह रहे हैं कि ठीक है भाई, हमको भी रिजर्वेशन दे दो, हमको भी उस कैटेगरी में शामिल कर दो। देखिए, मराठा लोग जो होते हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मोडील पण वाकणार नहीं, मतलब वो जान दे देंगे लेकिन कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, इस तरह का एटीट्यूड उनका होता है। आज उनको रिजर्वेशन के लिए झगड़ा करना पड़ रहा है। क्या अवस्था हो गई हमारी? क्यों कर रहे हैं वो लोग? उनके अंदर स्वाभिमान नहीं है क्या? डेफिनेटली है, लेकिन स्वाभिमान से पेट नहीं भरता भाई, स्वाभिमान से फैमिली नहीं चलती। स्वाभिमान बताने के लिए, लेक्चर देने के लिए बहुत अच्छा होता है। एट द एंड ऑफ द डे घर का चूल्हा जलना चाहिए। महाराष्ट्र में बहुत सारे मराठा समाज के ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीब है, जो खेती बाड़ी करते हैं, जिनकी खेती बहुत कम है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी खेती ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लेबर का काम करते हैं, बहुत हेवी काम करते हैं, और इनको रिजर्वेशन मिलना इट्स अ नीड। अब इनको रिजर्वेशन नहीं देना है तो बाकी का भी हटाना पड़ेगा, लेकिन उसके बारे में तो हम बोल भी नहीं सकते। और मैं नहीं बोल रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि हटाना है, मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ। तो वो नहीं हटा सकते तो जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है उनको रिजर्वेशन देना पड़ेगा ना। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको स्ट्रांगली बताना चाहता हूँ। डिवाइड एंड रूल, ये जो पॉलिसी रही है, ये आज भी हमारे यहाँ काम करती है। आज भी बहुत सारे मराठा समाज के लोग ब्राह्मणों के बारे में अच्छा नहीं सोचते, बहुत सारे ब्राह्मण लोग मराठाओं के बारे में अच्छा नहीं सोचते, और दलित और सवर्ण के बीच में तो बहुत बड़ी एक दरी पैदा हो चुकी है। इन सब को मिटाने के लिए हम लोगों को काम करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इन सब चीज़ों को मिटाने के लिए हम लोगों को काम करना है। तो उसके लिए एक अपनाई गई रणनीति है, लेकिन ये सो कॉल्ड विचारवंतों को समझ में नहीं आ रहा। वो हमारे मनोज जरांगे पाटिल जी को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं। पागल है क्या मनोज जरांगे पाटिल? क्यों कर रहा है वो ये सब? उसको समझ में नहीं आता होगा क्या? मतलब सच में समझ में नहीं आता हंसना है या रोना है जब इस तरह से इस चीज को पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जाता है। ये सवाल खड़े किए जाते हैं कि बीजेपी के काल में ही क्यों इस तरह के आंदोलन होते हैं। ये सिंपल है, बीजेपी को मैनेज करना नहीं आता है। इससे पहले जब उद्धव ठाकरे की वो सरकार थी महाराष्ट्र में, इन्होंने उपोषण किया था, 100 दिन तक उपोषण किया था। जब उनका उपोषण चल रहा था तब आपने मीडिया को मैनेज नहीं किया, जैसे अभी इन्होंने किया है, शरद पवार और डॉट डॉट वालों ने किया है, इसलिए मीडिया में बहुत चला वो। जैसे शरद पवार वहां पे चले गए, वैसे इससे पहले जब जरांगे पाटिल आंदोलन कर रहे थे, फडणवीस क्यों नहीं गए वहां पर आपके बड़े बड़े लीडर क्यों नहीं गए? उसको लेजिटिमाइज करने की कोशिश क्यों नहीं करी आपने वहां पे ध्यान नहीं दिया। ये आपका प्रॉब्लम है भाई। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं आ रहा, अगर क्वेश्चंस उठ रहे हैं, उनको डील करना आपको नहीं आ रहा, तो आप जनता से क्या सवाल पूछ रहे हो कि बीजेपी के काल में ही क्यों आंदोलन होता है? ये आपको सोचना पड़ेगा। पॉलिटिक्स आपका धंधा है, समाज का धंधा है आपको वोट करना, आपका धंधा है पॉलिटिक्स करना। करिए पॉलिटिक्स।
वो आप नहीं कर रहे हो, और समाज को पूछते हो कि वो हमारी सरकार होती है तभी ऐसा क्यों होता है। ये सो कॉल्ड विचारवंत कहते हैं कि बीजेपी की सरकार होती है तभी ऐसा क्यों होता है। बीजेपी को सोचना पड़ेगा ना इसके बारे में, ऐसा क्यों होता है। बीजेपी फेल हो रही है इसको रोकने के लिए, ये उसका आंसर है। लेकिन ये आपको कोई विचारवंत नहीं बता रहा, और मेरी तकलीफ वहां पर है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ भी बयान दे के चले जाते हैं, उनके बारे में मैं बोल नहीं रहा। जिनको लाखों में व्यूज आते हैं, जिनके सब्सक्राइबर्स लाखों में हैं, हजारों में सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूज हजारों में आते हैं, वो लोग जब आकर इस तरह की रबिश बातें करते हैं यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर, मेरा दिमाग जो है वो सटक जाता है। और इसलिए उनको ध्यान में रखते हुए ये पॉडकास्ट मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। देखिए, आपके घर में मेहमान आते हैं, बिन बुलाए मेहमान, ऐसे मेहमान जिनको हम एनासिन कहते हैं। वो मेहमान घर पे आने के बाद आप उनको डायरेक्टली नहीं कह सकते ना कि प्लीज चले जाओ अपने घर। कह सकते हो क्या? नहीं कह सकते, आचार होता है, नहीं कह सकते। तो हम क्या करते हैं, बहाना बनाते हैं। प्रॉब्लम हुआ है, मुझे ऑफिस जाना है, मेरे ऑफिस में किसी का एक्सीडेंट हुआ है, मुझे वहाँ जाना है, ऐसा करके कुछ बहाना करके उसे आप भगाते हो। जो बिन बुलाया मेहमान होता है उसे आप भगाते हो। लेकिन तभी अगर आपके घर का ही एक सदस्य आकर कह दे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, एक्सीडेंट वगैरह कुछ नहीं हुआ है, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ, एवरीथिंग इज फाइन, तो आप क्या कहोगे? जो आपका भांडाफोड़ वहां पर कर रहा है, जो आपको एक्सपोज कर रहा है, जो आपका बहाना जो है उसको डिस्क्लोज कर रहा है, वो मूर्ख ही कहलाएगा ना। बाद में आप डांटोगे ना उसे, यार मेरे को भी पता था कुछ नहीं हुआ है, उसको भगाने के लिए मैं कह रहा था, दिमाग कहाँ रखा है, घुटनों में? डांटोगे कि नहीं उसको आप? वैसे ही आज की डेट में ये पॉलिटिक्स में हो रहा है। इट इज वेरी सिंपल एग्जाम्पल, ध्यान में रख लीजिए, इस एग्जाम्पल को समझ लीजिए। मैं इससे ज्यादा डिकोड नहीं कर सकता, मेरे को रिस्ट्रिक्शंस है, कानून के रिस्ट्रिक्शंस है मेरे को, मैं इससे ज्यादा डिकोड नहीं कर सकता। लेकिन जाते जाते रिजर्वेशन का एक जो जेनेसिस है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं सो कॉल्ड ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, ठीक है। मेरा जन्म जो है वो ब्राह्मण माता पिता से हुआ है, तो इसलिए मैं ब्राह्मण कहलाता हूँ। हालांकि ये थ्योरी मैं नहीं मानता, लेकिन सरकार यही थ्योरी मानती है, इसलिए बता रहा हूँ। तो मैं एक ब्राह्मण घर में पैदा हुआ हूँ, एंड जब मैं बहुत अमीर ब्राह्मणों के घर में जाता था ना, तो मुझे इस तरह से एक ट्रीटमेंट दी जाती थी। मुझे बहुत बुरा लगता था, बहुत बहुत बुरा लगता था, मेरा मन टूट जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि यार ये लोग मेरे साथ इस तरह का सलूक क्यों कर रहे हैं? क्या मैं कोई प्राणी हूँ? कोई मैं एनिमल हूँ? मेरे साथ ये इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? धीरे धीरे मैं बड़ा होने लगा तो मुझे स्कूल में पढ़ाया गया कि दलितों के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है। मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, अत्याचार डेफिनेटली हुआ है, उतने लेवल का नहीं, लेकिन उसी प्रकार का अत्याचार मुझे भी हो रहा था। और मेरे ऊपर कौन कर रहा था? सो कॉल्ड ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग ही कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो बहुत अमीर थे और हम लोग अमीर नहीं थे। तो वहां पर मुझे पता चला कि मेरे ऊपर अत्याचार इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है। इसलिए जब मैं उनके घर में जाता हूं तो वो मुझे अंदर तक नहीं बुलाते, अगर कुछ काम है तो बाहर बिठाते हैं, ठीक से बात भी नहीं करते। इसका मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि वो मुझे अस्पृश्य करके बिहेव कर रहे हैं। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बता रहा हूं? ये मुद्दा किस चीज का है? ये मुद्दा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का है। और जब मैं धीरे धीरे बड़ा होने लगा, मैं देखने लगा कोई मराठा कम्युनिटी के लोग अगर जो गांव कामगार पाटिल होते हैं उनके घर में जाते हैं तो मराठा कम्युनिटी के लोग ही है, लेकिन उनको भी डायरेक्टली अंदर प्रवेश नहीं होता, उनको बाहर ही, वाड़ा बोलते हैं मराठी में उसको, वाड़ा में बाहर ही रुकना पड़ता है। अगर वो मेहरबानी करे तो थोड़ा अंदर जा सकते हो, लेकिन पूरा अंदर तो आप नहीं जा सकते। इस तरह की सिचुएशन होती है। तो मैंने सोचा कि भाई यहाँ पे ये भी मराठा है, ये भी मराठा है, तो दूसरे मराठे के ऊपर अत्याचार क्यों हो रहा है? क्या कास्ट की वजह से हो रहा है? नहीं हो रहा। किस वजह से हो रहा है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की वजह से हो रहा है। एट द सेम टाइम कोई बंदा अगर दलित कम्युनिटी से भी आता है लेकिन बहुत ज़्यादा अमीर है, बहुत बड़ा ऑफिसर है, उसके पास बहुत बड़ी पावर है, तो क्या आप, जैसे मेरे को आपने ट्रीटमेंट दी, जैसे उस गरीब मराठा को आपने ट्रीटमेंट दी, दोगे क्या? नहीं दोगे ना। उसको आप किचन तक लेके जाओगे, उसको आप डाइनिंग हॉल तक लेके जाओगे, और मैं लेके जाता हूं मेरे घर में। मेरे घर की सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूं। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है वो कास्ट के बेस पर नहीं हो रहा। यही एग्जाम्पल आपको जो सो कॉल्ड दलित लोग हैं उनके ऊपर भी अप्लाई करना पड़ेगा। उनके यहां भी ऐसा होता है, जो बहुत अमीर दलित लोग होते हैं ना, हालांकि ये वर्ड यूज किया जाता है
ऑन रिकॉर्ड इसलिए मैं यूज कर रहा हूं। मैं किसी को उच्च या नीच नहीं मानता, अंडरलाइन करके बता रहा हूं, सच में नहीं मानता। अगर यकीन नहीं होता तो कभी आप मेरे साथ एक बार व्यवहार करके देखें तो आपको समझ में आएगा। तो वो जो लोग होते हैं उनमें भी जो बहुत अमीर लोग होते हैं ना, वो अमीर लोग गरीब लोगों को अच्छी ट्रीटमेंट नहीं देते। जो सफाई कामगार होते हैं, एक मान लीजिए सफाई कामगार है, दूसरा बहुत बड़ा ऑफिसर है। सफाई कामगार अगर ऑफिसर के घर जाएगा तो उसको डायरेक्टली वो अंदर नहीं बुलाएंगे। तो इसको क्या आप ये कहोगे कि ये भी दलित है, ये भी दलित है, फिर अत्याचार क्यों हो रहा है? दूसरा दलित है इसीलिए उसके ऊपर अत्याचार हो, ऐसा नहीं है। ये प्रॉब्लम आपको समझना पड़ेगा। और डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है वो कास्ट की वजह से नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की वजह से हो रहा है। डिस्क्रिमिनेशन फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर हो रहा है, अमीर और गरीब के बीच में हो रहा है, और इसको मिटाने के लिए अलग से प्रयास होने चाहिए। वो अलग मुद्दा है, उसके ऊपर मैं नहीं जा रहा, बट दिस इज ऑल अबाउट रिजर्वेशन। लेकिन रिजर्वेशन की वजह से सो कॉल्ड सवर्ण लोग जो है उनके ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसको आपको समझना पड़ेगा। ये मैं किसको बता रहा हूं? आम जनता को नहीं। वो सो कॉल्ड विचारवंत है ना, जो कह रहे हैं कि मनोज जरांगे पाटिल का उपोषण गलत था, उन्होंने नोटंकी करी, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, उनको मैं बता रहा हूं। अगर आज मराठा समाज ने इस तरह से साथ में आकर यह आंदोलन किया है तो कल ब्राह्मण समाज को भी करना पड़ेगा। क्यों भाई, आप लोग इंसान नहीं हो क्या? आपके यहाँ अगर पेट में नहीं खाते हैं आप कुछ खाना, तब भी आप जिंदा रह सकते हो क्या? मिराकल है क्या आपके यहाँ? नहीं है ना। तो आपको भी आंदोलन करना पड़ेगा। और जो भी सवर्ण लोग हैं जिनके ऊपर भी अत्याचार हो रहा है उन सबको आंदोलन करना पड़ेगा, तभी जाकर इस समस्या का हल जो है वो निकल सकता है। मेरी बातें आपको कैसे लगी ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मुझे और बहुत कुछ आपको बताना था लेकिन समय की कमी है। मेरा जो अभी चल रहा है ना पॉडकास्ट का, रेडियो की बात भी कर रहा हूँ मैं, रेडियो जिंदाबाद, और ये तो मेरा रेगुलर है ही, तो ये जारी रहेगा। लेकिन अगर आप मुझे थोड़ा सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं पैसे नहीं मांग रहा आपसे, मैं कह रहा हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपने किया है तो और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ठीक है? लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर आऊँगा मैं आपसे मुलाकात करने के लिए। तब तक ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम एंड नमस्कार।